आज के वीडियो में हम बात करेंगे रमाकांत पाठक मर्डर केस की। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कराहल नाम का इलाका आता है। इसी इलाके में नाई मोहल्ला नाम की एक जगह है। इसी मोहल्ले में रमाकांत पाठक, उनकी पत्नी साधना पाठक और उनके 3 बच्चों के साथ रहते थे। रमाकांत पाठक चकरामपुरा के स्कूल में काम करते थे, जो कराहल के कन्या हाई स्कूल के अंदर आता है। उनकी पत्नी साधना पाठक आंगनवाड़ी में काम करती थी। परिवार की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 26 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 9:15 बजे रमाकांत पाठक अपने घर से निकले। जाते समय उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वे किसी काम से सेसईपुरा जा रहे हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जब रमाकांत पाठक काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे, तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने स्तर पर उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन यानी 27 दिसंबर 2025 को खबर मिली कि नौनपुरा घाटी में एक आदमी का शव पड़ा है। आसपास के गांव वालों ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए। पास में एक बाइक भी टूटी फूटी हालत में पड़ी थी और शव खाई के नीचे गिरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के बाद पता चला कि वह शव 49 साल के रमाकांत पाठक का ही है। शुरू में मामला एक सड़क हादसा लग रहा था। ऐसा लगा कि शायद बाइक चलाते समय संतुलन बिगड़ा और वे एक खाई में गिर गए। कराहल थाने में मामला दर्ज किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन परिवार वालों को इस पर शक था। उन्होंने मांग की कि मामले की सही और गहराई से जांच हो और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वो घटनास्थल को ध्यान से देखने लगी, उन्हें कुछ बातें अजीब लगीं। शव की हालत, चोटों के निशान और बाइक की हालत सब किसी साधारण एक्सीडेंट से मेल नहीं खा रहे थे। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। डॉक्टरों ने बताया कि सिर पर गंभीर चोट है, जो आम हादसे जैसी नहीं लगती। शरीर पर और भी ऐसे निशान थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि रमाकांत के साथ मारपीट हुई हो सकती है। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस को साफ लगने लगा कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि हत्या है। तुरंत एक टीम बनाई गई और हत्या का केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। रमाकांत के मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की गई ताकि सच तक पहुंचा जा सके। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने शुरू किए तो एक पेट्रोल पंप का वीडियो मिला और यहीं से केस ने अचानक नया मोड़ ले लिया। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि घटना वाले दिन रमाकांत पाठक एक युवक मनीष और उसके एक दोस्त के साथ पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। तीनों आपस में आराम से बात कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन रमाकांत को नहीं पता था कि यही पल रमाकांत की जिंदगी का आखिरी पल बनने वाला है। पुलिस ने तुरंत मनीष और रमाकांत की आखिरी लोकेशन निकालनी शुरू की। जांच में पता चला कि दोनों कुछ समय तक साथ ही थे और उनकी लोकेशन एक ही जगह दिख रही थी। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने मनीष की लोकेशन ट्रैक की और उसे पकड़ लिया। शुरू में मनीष इधर उधर की बातें करता रहा, कुछ भी साफ नहीं बता रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे तो वह टूट गया और उसने सच बता दिया। जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरे मामले के पीछे कोई और नहीं बल्कि रमाकांत की पत्नी साधना ही थी। दरअसल ये कहानी करीब 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। 24 साल का मनीष साकेत उसी पेट्रोल पंप पर काम करता था जो रमाकांत के घर के बिल्कुल पास था। रमाकांत की पत्नी साधना रोज अपने काम पर जाते समय उसी रास्ते से जाती थी। धीरे धीरे दोनों की पहचान होने लगी। मनीष रोज साधना को नमस्ते करता था। पहले तो साधना ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देना शुरू कर दिया। बस यहीं से बात आगे बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और वक्त के साथ ये रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रही। रमाकांत को जब इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद घर में रोज झगड़े होने लगे। साधना अब मनीष के साथ खुलकर रहना चाहती थी, लेकिन पति उसके रास्ते में आ रहा था। आखिरकार दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने मिलकर रमाकांत को रास्ते से हटाने की साजिश बना ली। करीब 1.5 महीने पहले ही साधना और मनीष ने रमाकांत को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत थी जो ये काम कर सके। मनीष ने अपने दोस्त सतनाम सिंह को इस काम में शामिल किया।
सतनाम पैसों की तंगी में था, इसलिए उसे ये काम पैसों के लिए ठीक लगा। मनीष ने उसे 4 लाख रुपए देने का वादा किया। लेकिन मनीष खुद पेट्रोल पंप पर काम करता था और उसकी कमाई सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए महीना थी, इसलिए इतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब साधना ने कहा कि हत्या के बाद वो पैसों का इंतजाम कर देगी ताकि सतनाम को पैसे दिए जा सकें। अब तीनों ने मिलकर पूरा प्लान बना लिया। तय हुआ कि रमाकांत को किसी बहाने से सुनसान जगह पर ले जाया जाएगा और वहीं उसे मार दिया जाएगा। फिर पूरे मामले को इस तरह दिखाया जाएगा जैसे ये एक सड़क हादसा हो। प्लान के मुताबिक मनीष ने पहले रमाकांत से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। क्योंकि रमाकांत अक्सर उसी पेट्रोल पंप पर आते थे, इसलिए दोस्ती करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। 27 दिसंबर 2025 की रात मनीष और सतनाम पहले से ही तैयार थे। उन्होंने रमाकांत को बहाने से अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। रमाकांत को कोई शक नहीं हुआ और वे उनके साथ चले गए। सबसे पहले तीनों पेट्रोल पंप पहुंचे। वहां मनीष ने अपनी बाइक खड़ी की। फिर तीनों एक स्विफ्ट डिजायर कार में बैठकर नौनपुरा घाटी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कराहल घाटी के पास ठाकुर बाबा मंदिर के आसपास एक सुनसान जंगल वाला इलाका पड़ता है। वहां पहुंचकर मनीष ने कहा कि उसे शौच के लिए रुकना है। यह सुनकर रमाकांत भी कार से उतर गए। जैसे ही वो नीचे उतरे, पीछे से सतनाम ने डंडा उठाकर उनके सिर पर जोर से वार कर दिया। रमाकांत वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। मनीष और सतनाम को लगा कि वह अब भी जिंदा हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनका मुंह दबा दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनकी सांस बंद नहीं हो गई। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि रमाकांत की मौत हो चुकी है, तो दोनों ने उनके शव को खाई में फेंक दिया। इसके बाद दोनों वापस पेट्रोल पंप आए, वहां से रमाकांत की बाइक उठाई और फिर से उसी घाटी में पहुंचे। अब उनका प्लान था कि इस पूरे मामले को एक्सीडेंट जैसा दिखाया जाए। उन्होंने बाइक को भी उसी खाई में फेंक दिया जहां नीचे शव पड़ा था, ताकि लगे कि बाइक फिसलकर गिर गई और रमाकांत की मौत हो गई। सब कुछ करने के बाद दोनों वहां से भाग गए। उन्हें लगा कि पुलिस इसे एक मामूली एक्सीडेंट मानकर मामला खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की जांच में सच्चाई धीरे धीरे सामने आ गई। सबसे पहले मनीष को पकड़ा गया। सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गया और सब कुछ बता दिया कि उसने सतनाम के साथ मिलकर हत्या की और ये सब साधना के कहने पर किया। फिर सतनाम को भी पकड़ लिया गया। उसने भी यही बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने साधना को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में कार, डंडा और बाकी सबूत भी मिल गए। तीनों को अदालत में पेश किया गया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या सच में किसी को मारकर नई जिंदगी शुरू की जा सकती है? साधना ने सोचा कि पति को रास्ते से हटाकर वो मनीष के साथ खुश रह पाएगी। लेकिन सच ये है कि गलत रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर वो पति से अलग होने का रास्ता चुनती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान उन मासूम बच्चों का हुआ, जिनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल गई। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार नहीं, 10 बार सोचना चाहिए। अब सुनिए दूसरी कहानी, जिसमें धोखा और साजिश एक नया रूप लेती है। दूसरी स्टोरी उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। ऋषिकेश में चंद्रशेखर नगर नाम का एक इलाका है। वहीं कुसुम राठी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके घर में उनका बेटा नरेंद्र राठी, उसकी पत्नी पूजा और उनके 2 छोटे बच्चे रहते थे। नरेंद्र टैक्सी ड्राइवर था, इस वजह से ज्यादातर बाहर ही रहता था। 1 जुलाई 2020 को वो अचानक घर से निकला और वापस ही नहीं आया। शुरू में घर वालों को लगा काम से कहीं गया होगा, आ जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और उसका कोई पता नहीं चला। पूरा 10 दिन इंतजार करने के बाद जब नरेंद्र घर नहीं लौटा, तब उसकी मां कुसुम देवी ने थाने में जाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने नरेंद्र राठी की गुमशुदगी दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने उसकी पत्नी पूजा से बात की, फिर आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। पूछताछ में धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी। लोगों ने बताया कि नरेंद्र और पूजा के बीच अक्सर झगड़ा होता था। नरेंद्र कई बार शराब पीकर घर आता और पूजा के साथ मारपीट भी करता था। इसी बीच एक और बात सामने आई। पड़ोसियों ने बताया कि नरेंद्र के घर पर उसकी गैर मौजूदगी में अमन नाम का एक प्लम्बर ठेकेदार अक्सर आता जाता था। ये बात पुलिस के लिए शक पैदा करने वाली थी। इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र के फोन की जांच शुरू की और उसे सर्विलांस पर लगाया। जांच में पता चला कि नरेंद्र का मोबाइल 27 जून 2020 से ही बंद पड़ा है।
पुलिस के पास नरेंद्र तक पहुंचने का कोई सीधा तरीका नहीं बचा था। उन्हें शक होने लगा कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी हत्या कर दी गई हो और लाश गंगा में बहा दी गई हो। इस शक को साफ करने के लिए पुलिस ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से लेकर बैराज तक गंगा किनारे काफी तलाश करवाई, लेकिन वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। तभी अचानक 20 जुलाई 2020 को कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। नरेंद्र राठी की पत्नी पूजा खुद कोतवाली ऋषिकेश पहुंचती है। उसने पुलिस से कहा कि 4 दिन पहले उसके पति नरेंद्र ने उसे फोन किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। पूजा डर गई थी और उसने पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। अब सवाल यह था, जो आदमी 1 जुलाई से गायब है, जिसका फोन 27 जून से बंद है, वो अचानक फोन करके धमकी कैसे दे सकता है? ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पति अपनी ही पत्नी को मारने की धमकी दे रहा है। इस शिकायत से तो यही लग रहा था कि नरेंद्र जहां भी है, जिंदा है और ठीक ठाक है। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए नरेंद्र के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें पता चला कि उसी नंबर से 2 कॉल्स पूजा को और 3 कॉल्स उसकी मां कुसुम को की गई थी। और जिस समय ये कॉल्स हुई, उस वक्त फोन की लोकेशन हरिद्वार की आ रही थी, लेकिन इसके तुरंत बाद फोन फिर से बंद हो गया। अब पुलिस ने उस फोन का IMEI नंबर भी निकाल लिया, जिससे ये कॉल्स की गई थीं। इसके बाद जांच अधिकारी ने पूजा के फोन की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई और यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया, क्योंकि जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। जांच में पता चला कि जिस फोन से पूजा को धमकी दी गई थी, उसी फोन में पहले एक दूसरा सिम डालकर पूजा से काफी देर तक बातें की गई थीं। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की, तो वो नंबर उसी अमन का निकला जो ठेकेदार था और पूजा के घर आता जाता था। बस यहीं से मामला साफ होने लगा। अब पूजा और अमन सीधे पुलिस के शक के घेरे में आ गए। पुलिस को अब यकीन होने लगा था कि नरेंद्र के गायब होने के पीछे इन दोनों का हाथ है। इसके बाद दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया गया। थोड़ी ही देर में बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए और दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में दोनों गोलमोल बातें करते रहे, पुलिस को घुमाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई तो उनके बयान आपस में मेल ही नहीं खा रहे थे। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। जैसे ही पुलिस ने सख्ती बढ़ाई, वैसे दोनों टूट गए और आखिरकार उन्होंने सच कबूल कर लिया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। पूजा ऋषिकेश के चंद्रशेखर नगर शीशम झाड़ी इलाके में रहने वाले संतोष की बेटी थी। पुराने ख्यालों वाले संतोष ने साल 2002 में ही पूजा की शादी नरेंद्र राठी से कर दी थी। नरेंद्र टैक्सी ड्राइवर था। शादी के बाद जब पूजा अपने ससुराल आई तो उसे धीरे धीरे सच पता चला। उसका पति शराब पीने का आदी था। ऊपर से कुसुम उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली मां थी। पूजा ने कई बार नरेंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा जब भी पूजा शराब पीने से मना करती तो नरेंद्र गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर देता था। पूजा ने यह बात अपनी सौतेली सास कुसुम को भी बताई, लेकिन उन्होंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही लड़ाई झगड़ों के बीच समय गुजरता गया और इस बीच पूजा 2 बेटों की मां भी बन गई। लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहे। नरेंद्र का शराब पीना और पूजा के साथ मारपीट करना जारी रहा। करीब 1 साल पहले एक घटना ने सब कुछ बदलने की शुरुआत की। ऋषिकेश के सिटी गेट के पास पूजा का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरह घायल हो गई थी। उसी समय वहां से बापू ग्राम का रहने वाला अमन, जो प्लम्बर का काम करता था, वही रास्ते से गुजर रहा था। अमन ने बिना देर किए पूजा को अस्पताल पहुंचाया। घर वाले आए और सबने उसकी तारीफ की। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही मुलाकात आगे चलकर इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी। अस्पताल में रहते रहते दोनों के बीच बातें शुरू हुईं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद अमन का घर आना जाना बढ़ने लगा, जिससे नरेंद्र को शक होने लगा और उसने पूजा के साथ मारपीट और ज्यादा बढ़ा दी। रोज रोज की पिटाई से परेशान होकर पूजा ने यह सब अमन को बताया और यहीं दोनों ने मिलकर एक खतरनाक फैसला ले लिया, नरेंद्र को रास्ते से हटाने का। 1 जुलाई 2020 को शाम में पूजा ने अमन को चुपके से घर में बुलाकर छिपा दिया। रात में बच्चों को छत पर सुला दिया और कूलर चला दिया ताकि आवाज दब जाए। थोड़ी देर बाद नरेंद्र शराब के नशे में घर आया, खाना खाया और गहरी नींद में सो गया।
जैसे ही वो सोया, अमन ने दुपट्टे से उसका गला दबा दिया और उसी वक्त पूजा उसके पैर पकड़े रही। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर लाश को एक सफेद बोरे में डालकर घर में छिपा दिया। अगले दिन अमन मजदूर लेकर आया, टॉयलेट की सीट तुड़वाई और नीचे बने गड्ढे में उसी बोरे को डाल दिया। फिर नई सीट और टाइल्स लगाकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया ताकि किसी को शक न हो। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन नीचे जमीन के अंदर एक खौफनाक सच छिपा हुआ था। उधर जब कई दिन तक नरेंद्र घर नहीं लौटा तो उसकी मां कुसुम को टेंशन होने लगी। करीब एक हफ्ता बीत गया, तब उसने पूजा से पूछा कि नरेंद्र कहाँ है। पूजा ने सीधा जवाब दिया कि वो 1 जुलाई को गाड़ी लेकर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन कुसुम को यह बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि नरेंद्र जब भी बाहर जाता था तो एक फोन जरूर करता था और इस बार उसने बिल्कुल संपर्क नहीं किया। यही सोचकर कुसुम ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस कई दिनों तक उसे ढूंढती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर असली कहानी कुछ और ही थी। नरेंद्र की हत्या के बाद पूजा ने उसका सिम अपने पास रख लिया था और फिर उसने अमन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। तभी सबको लगे कि नरेंद्र अभी जिंदा है। 18 जुलाई को अमन ने अपने फोन में नरेंद्र का सिम डाला और हरिद्वार जाकर पूजा को कॉल किया और कुसुम को मिस कॉल दिए ताकि शक न हो। लेकिन ये चाल ज्यादा देर नहीं चली। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और सारा सच सामने आ गया। इसके बाद पुलिस दोनों को लेकर उनके घर पहुंची और टॉयलेट के गड्ढे की खुदाई करवाई। खुदाई में वहीं से नरेंद्र की सड़ी गली लाश बरामद हुई, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। पुलिस ने वो मोबाइल भी बरामद कर लिया जिसमें नरेंद्र का सिम डालकर कॉल किए गए थे और अमन के पास से ऐसे कागज भी मिले जिनमें नंबर लिखे थे, जिससे साफ हो गया कि सब पहले से प्लान किया गया था। आखिर में पुलिस ने पूजा और अमन को कोर्ट में पेश किया और दोनों को जेल भेज दिया गया। अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये कहानी एक कड़वा सच सामने लाती है। जब रिश्तों में नफरत और धोखा घर कर लेते हैं तो उसका अंजाम अक्सर खतरनाक ही होता है। इस कहानी में गलती सिर्फ एक की नहीं थी। नरेंद्र की मारपीट बिल्कुल गलत थी, लेकिन उसका जवाब हत्या कभी नहीं हो सकता। अगर पूजा ने समय रहते आवाज उठाई होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। इन दोनों कहानियों से एक बात साफ है कि गलत फैसले धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हर गलत कदम एक दिन बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन सच यही है कि उसी वक्त लिया गया एक फैसला सब कुछ बदल देता है। अगर उस समय थोड़ा हिम्मत करके किसी से बात कर ली जाती, मदद मांग ली जाती या बस चुप रहने की जगह आवाज उठा दी जाती, तो शायद आज ये कहानी इतनी दर्दनाक नहीं होती।